यूएस का जॉब डेटा अच्छा आया और इंडिया में वाइप्ड आउट हो गए 4 ट्रिलियन रुपया, 6.50 लाख करोड़ रुपीस सेंसेक्स से टैंक हो गए। कहा गया ये पैसा, किसने चुरा लिया ये पैसा? मंडे को तो और गिरेगा। ना जाने कैसी कैसी खबरें अब बाजार में फैलने लग गई हैं। तो अगर आप इंडियन इन्वेस्टर हो, इंडियन आईटी स्टॉक्स के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया है या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे बाजार में गिरावट है जिस वजह से आप डरे हुए हो। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी सरदर्दी खत्म हो जाएगी और आप एक्चुअली समझ पाओगे कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या है। क्योंकि 80% इन्वेस्टर्स को यही नहीं पता कि स्टॉक मार्केट को देखना कैसे होता है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं आईटी इंडस्ट्री को हुआ क्या है और 4 ट्रिलियन डॉलर किसने चुरा लिए, कहां गई ये 4 ट्रिलियन डॉलर। सबसे पहली चीज समझो, ये हेडलाइन के लिए बहुत बढ़िया है। 4 ट्रिलियन रुपया कहीं नहीं गया है, रुपए के टर्म में ये 4 ट्रिलियन गिरावट हुई है। सिंपल सी बात है, मार्केट कैप नाम की चीज होती है जो कि कम हो गई है। स्टॉक प्राइस में दो चीजें हो सकती हैं, पीई एक्सपेंशन और पीई कंप्रेशन। ये सिंपल सा टर्म है। इसका मतलब है कि वैल्यूएशन बढ़ रही है और वैल्यूएशन घट रही है। वैल्यूएशन कब बढ़ती है? जब मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स होते हैं और जो फ्यूचर अर्निंग होती है वो काफी प्रिडिक्टेबल होती है। एग्जांपल के तौर पे जो नेस्ले है उसका पीई 50 के आसपास रहता है, क्योंकि वो जो कंपनी है वो कैश रिच कंपनी है और काफी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है उनका और प्रिडिक्टेबिलिटी हाई है। क्यों प्रिडिक्टेबिलिटी हाई है? जो मैगी खा रहा है, जो बाकी की चीजें खा रहा है, नूडल खा रहा है ना, वो सारी चीजें वो खाता रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। यही चीज इंडियन आईटी स्टॉक्स के अंदर हो रही है और यही चीज अगर आपको समझ आ गई तो ये पूरा डर का माहौल खत्म हो जाएगा। लेकिन आप गलत समझोगे, ये भी मैं मान लेता हूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक स्टॉक है जो गिर गया है, एक इंडस्ट्री को हम समझना ही नहीं चाहते एग्जैक्टली होता क्या है। आईटी इंडस्ट्री हाई कैश फ्लो वाली कंपनीज होती हैं जहां पर लिमिटेड पैसा आपको लगाना पड़ता है। आप मैन पावर पे खेलते हो, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय जो कि आप पर आर बेसिस पे चार्ज करते हो यूएस क्लाइंट से, और इंडिया में उसको आप बहुत थोड़ा सा पैसा देते हो और ये जो आर्बिट्राज होता है इसके ऊपर आप रेवेन्यू कमाते हो। ये सिंपल सा मॉडल है आईटी इंडस्ट्री का। इसीलिए लोग कहते हैं इंडिया में कि अगर आप डॉलर कमा रहे हो और रुपया में खर्च कर रहे हो तो आपके मजे हैं, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होता है, ज्यादा मिलता है। ये है बेसिकली आईटी इंडस्ट्री इन शॉर्ट टर्म। बाहर कोई नया प्रोजेक्ट आता है और इंडिया के अंदर उस प्रोजेक्ट को बनाया जाता है तो बाहर से बहुत सारा पैसा इंडियन कंपनीज को मिलता है, वो कंपनी रेवेन्यू कमाती है। बात क्लियर हो गई? कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बढ़िया है। अब पीई एक्सपेंशन क्यों हो रहा था? आईटी के अंदर डिमांड हमेशा से ज्यादा थी, है ना। हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, हमेशा से हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉलर कमाते हैं। अब क्या हुआ, एआई की वजह से ये डिसरप्ट हो गया है। अब मैं आपको लास्ट 5-6 वीडियोस में बता रहा हूं, भाई एआई के ऊपर ध्यान दे दो। एआई बेसिकली क्या कर रहा है? एआई कर रहा है कि जो काम 10 लोग कर सकते हैं उसको 5 लोग करेंगे पहले, फिर और एआई इंप्रूव होगा, फिर 3 करेंगे, फिर और इंप्रूव होगा, फिर लोग 2 करेंगे। ठीक है, तो जो इंडियन आईटी सर्विसेज है वो पैसा कम कमाएगी क्योंकि मैन पावर कम लग रही है। ठीक है, ये सिंपल सा रीजन है जिस वजह से जो ग्रोथ प्रिडिक्टेबिलिटी है वो कम हो गई। मतलब बड़े बड़ी जो कंपनी है जैसे कि इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, उन्होंने बोला हमारी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 2% है। पहले कितनी प्रोजेक्ट करती थी? पहले ये 12%, 11%, 14% प्रेडिक्ट करती थी कि हम इतनी तेजी से ग्रो करेंगे। अब ये प्रेडिक्ट कर रही है 2% पे। तो पीई एक्सपेंशन क्यों होता है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ग्रोथ प्रिडिक्शन अगर अच्छी है तो पीई एक्सपेंड होगा, मतलब मार्केट कैप बढ़ेगा, कंपनी पैसा कम ही कमाएगी बट उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि आने वाले टाइम पे वो कंपनी पैसा ज्यादा कमाएगी। अब कंपनी ने बोला भाई ग्रोथ ही 2% है तो पीई कंप्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो उम्मीद थी कि भाई ये ज्यादा पैसा कमाएगी, अब मैनेजमेंट ने बोल दिया भाई नहीं कमा पाएंगे तो पीई कम हो गया, लोगों ने पैसा निकाल लिया। ठीक है, बिजनेस के लेवल पे कोई चीज चेंज हुई? एज ऑफ नाउ लास्ट 2 दिन में बिजनेस के लेवल पे कुछ चेंज ही नहीं हुआ। बिजनेस उतना ही पैसा कमा रहा है जितना वो लास्ट क्वार्टर कमा रहा था। ठीक है, अब आने वाले टाइम पे वो हो सकता है कम पैसा कमाए, ये उम्मीद लगाई जा रही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बिजनेस मॉडल चेंज हो गया है। जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी अगर अच्छा करती है तो आपके रेवेन्यूज बढ़ते हैं। मोटा मोटा ब्रॉड पिक्चर यही होती है। ठीक है, अब कभी कोई बिजनेस मॉडल खराब हो गया तो क्या कंपनी पूरी तरीके से खराब हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनीज अडेप्ट करती हैं। आप ये समझो टेक क्या होता है। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। सैमसंग पहले कीपैड वाले फोन बनाता था। ठीक है, अब वो जो कीपैड वाले फोन हैं वो एग्जिस्ट करते हैं,
लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमारे टच स्क्रीन फोन आने शुरू हो जाते हैं। अब जो कंपनी टच स्क्रीन वाले फोन नहीं बना पाई वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन सैमसंग ने अडेप्ट किया और सैमसंग ने भी टच स्क्रीन वाले फोन बनाना शुरू किया। अब और ज्यादा इवॉल्व होता है हमारा टेक। इससे क्या होता है, जो फोन के अंदर स्क्रीन होता है वो और ज्यादा हाई डेफिनेशन हो जाता है। जो कंपनी हाई डेफिनेशन स्क्रीन नहीं बना पाई इंडिया के अंदर, जैसे माइक्रोमैक्स, वो चाइना से लाकर के यहां बिल्ड करती थी, वो बंद हो गई। सैमसंग यहां पर भी आउट परफॉर्म कर गई। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल मतलब है कि आईटी और टेक ये एक्चुअली प्रोग्रेस करते ही रहते हैं। लास्ट 20 साल में प्रोग्रेस करा है। 20 साल पहले जो टेक यूज होता था, आज की डेट में वो टेक यूज नहीं होता। बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जो इंडस्ट्री के अंदर है ही नहीं वो आपको एक्चुअली बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो बिजनेस मॉडल ही नहीं समझते। सो बेसिकली हो क्या रहा है, जो पुराना टेक था वो रिप्लेस हो जाएगा नई टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब जो नई टेक्नोलॉजी है वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि भाई जो आप अभी तक आर्बिट्राज पे खेलते थे कि आप मेरे से 10 लोग का पैसा लेते थे, मान लो 1 करोड़, और उन 10 लोगों को पैसा देते थे 10 लाख रुपए, बाकी पैसा आपका था। अब आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब मुझे 10 की जरूरत ही नहीं, मुझे तो जरूरत ही 2 की है। तो जो पहले 10 करोड़ ले पा रहे थे, अब वो 10 करोड़ नहीं ले पाएंगे, वो कम ले पाएंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू कंप्रेस हो जाएंगे। ये हो रहा है बेसिकली मोटा मोटा। अब क्या यहां पे चीजें खत्म हो गई हैं? नहीं, यहां पे नई जॉब्स जनरेट होंगी, नया इंडस्ट्री बनेगा। अगर आप एआई की बात करते हो तो एआई को किस चीज की जरूरत है? मशीन लर्निंग की, राइट? डेटा सेंटर की, राइट? अब मशीन लर्निंग कौन करेगा? ह्यूमंस मशीन को सिखाते हैं। अगर आप चैट जीपीटी पे कुछ लिख रहे हो ना, तो आप चैट जीपीटी को सिखा रहे हो, उससे आप ट्रेन कर रहे हो। इन फ्यूचर क्या होने वाला है? इन फ्यूचर उन लोगों की जॉब बढ़ेगी जो कि मशीन्स को सिखाएंगे, मशीन को समझाएंगे। तो जो कंपनी उस चीज के अंदर मूव कर जाएगी, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स खोल लेगी, वो कंपनी सरवाइव कर जाएगी। जो कंपनी बोलेगी नहीं मैं आईटी सर्विसेज ही दूंगी, वो कंपनियां बंद हो जाएंगी। अब ये जो कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस और जो भी आईटी कंपनीज है बड़ी बड़ी, इनके पास इतना कैश फ्लो है जो कि आने वाले टाइम पे सस्टेन करके इनके बिजनेस मॉडल को चेंज करने में हेल्प करेगा। तो ये टाइम है जिस समय पे ये बिजनेस सेगमेंट चेंज हो रहा है, जैसे कि 2016 में भी चेंज हुआ है, 2014 में भी चेंज हुआ है, 2008 में भी चेंज हुआ है, सन 2000 में भी चेंज हुआ है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जब चीजें चेंज होती हैं तो वैल्यूएशन करेक्शन होता है, राइट? अब बात करते हैं कि लोग कहते हैं ना यार 5 साल से कुछ हो नहीं रहा। भाई नहीं हो रहा 5 साल से। उसी 5 साल से पहले बैंक्स में कुछ नहीं हो रहा था, उसी 5 साल से पहले पीएसयू में कुछ नहीं हो रहा था, उसी 5 साल से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, फिर जब इलेक्शन का टाइम आता तब हमारे पीएसयू चलते हैं। याद करो 2020 2021 वाले में हर इंसान पीएसयू में इन्वेस्टेड है। भाई साहब पीएसयू के ईटीएफ ही पागलों की तरह भाग रहे हैं। अब पीएसयू गिर गया। इसके बाद क्या हुआ? डिफेंस भागना शुरू कर गया, वो गिर गया। अभी क्या हो रहा है? मेटल और जो हमारे बैंक से ये भाग रहे हैं। एक आधी साल में यहां पर भी गिरावट आ जाएगी अब धीरे धीरे करके। फिर क्या होगा? फिर कोई दूसरी इंडस्ट्री भागी, कंज्यूमर भाग सकता है, आईटी भाग सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं वैल्यूएशन करेक्शन का टाइम। तो ये जो टाइम चल रहा है ये वैल्यूएशन करेक्शन का टाइम है। और लाइफ ऐसे ही होती है, अपडेट होती है और चेंज हो जाती है। अगर आप इस कोर कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, अगर आप बिजनेस ही नहीं समझते किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का, किसी भी चीज का, तो आप तो डरोगे। आप स्टॉक के प्राइस देख रहे हो, बट बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक का प्राइस इतना मैटर ही नहीं करता जितना मैटर करता है कि कंपनी आज सस्ती है और कंपनी यहां से बदल रही है। अगर आप कल की वीडियो देखोगे मेरी, तो मैंने वहां पर आपको कुछ हद तक चीजें समझाने की कोशिश करी हैं कि भाई टीसीएस खुद कह रहा है मैं डेटा सेंटर बनाऊंगा। 1.2 बिलियन डॉलर्स जो टीसीएस है वो कमाना शुरू कर चुका है अपने एआई वर्कर्स से। अपने वर्कर्स को वो एआई के ऊपर ट्रेंड कर चुका है, वर्कफोर्स को, और भी तेजी से वर्कफोर्स को ट्रेंड करेगा, राइट? तो ये चीज इस समय पे हो रही है। इस चीज को हम कहते हैं टर्न अराउंड करना, कि करंट बिजनेस में प्रॉब्लम आई है, अब नया बिजनेस सेगमेंट ढूंढ रही है कंपनी। अब जब ये चीज होती है तो वैल्यूएशन सस्ती होती है। तो इस समय पे कंपनी से भाग जाना चाहिए, खरीदना चाहिए? आंसर आप मुझे बताना, मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैंने ऑल टाइम हाई पे खरीदा, 40% के नुकसान पे हूं, मैं बोलूंगा मैं भाग जाता हूं। लेकिन अगर मैं आईटी इंडस्ट्री में नहीं हूं और मैं टूट गया हूं,
तो क्या करूंगा, मैं बोलूंगा आहा अब आ गया है मेल डे मजा, अब आ गया है वैल्यूएशन मेरे पास। यही कुछ कंपनीज हैं जो आज से सिर्फ 2 हफ्ते पहले तक जब इन्फोसिस रिकवर कर रहा था तो आपको बोल रही थी इन्फोसिस अब रॉकेट बन जाएगा। आज इन्फोसिस गिर गया लास्ट 2 दिन में, आपको कह रही है इन्फोसिस बर्बाद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, अगर आप खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, चाहे वो आईटी है, चाहे वो कोई सा भी स्टॉक है, चाहे वो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड है, क्यों खरीद रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे का, नहीं समझोगे तो आप हर बार लॉस ही करोगे। बहुत वॉलेटाइल है मार्केट, आपको पता होना चाहिए आप खरीद क्यों रहे हो। तो रीजन क्लियर रखो और पर्सपेक्टिव एटलीस्ट 2-3 साल का रखो, तब आपका कोई सेंस बनेगा इन्वेस्टमेंट का। काफी लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आईटी तो 3 साल से नहीं चला। हाँ नहीं चलते मेरे भाई, बिजनेस यही होता है। आप 5 साल पहले का, मतलब 2024 से पहले आप बैंक्स को उठा करके देख लो, बैंक्स चल रहे थे? नहीं, लोगों का भरोसा उठ गया था बैंक्स के ऊपर से। ठीक है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी थी कि भाई 5 साल हो गए नहीं चला, अब बहुत ज्यादा गिर गए, अब हम खरीदते हैं। आज पूरे आईटी को 2 इंडेक्स ने संभाला हुआ है, पहला है बैंक्स, दूसरा है मेटल। यकीन नहीं होता, पुरानी सारी वीडियोस जाकर के खंगाल दो, आपको पता चल जाएगा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रेरियन वे ऑफ इन्वेस्टिंग। मतलब जब दुनिया वहां पर परेशान है, टाइम करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, प्राइस करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, नेक्स्ट विनर आपको लगता है कि भाई वो सेक्टर होगा, तो आप वहां पर धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हो जब तक आपको एक बिजनेस मॉडल क्लियर ना हो। तो अगर आप आईटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये बल्क बाइंग जोन्स नहीं है। आपको लग रहा होगा कि कोई बल्क बाइंग जोन है, नहीं, आपको 5 साल का विजन रखना है और धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है। चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वहां कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं है अभी कौन विनर बन के निकलेगा। तो जो विनर बन के निकलेगा उसके साथ आप भी ऊपर चले जाना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, अदरवाइज आज गिर गया, कल बढ़ गया, परसों गिर गया, नरसों बढ़ गया, आप परेशान ही रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। केपीआईटी को लोग खरीदने को तैयार थे, आज केपीआईटी 50% गिरा मिल रहा है। आज लोगों की हवैयां उड़ी हुई है कि भाई केपीआईटी हम नहीं खरीद सकते। भाई साहब, जब ऊपर जा रहा था तब अच्छा था, अब नीचे आ रहा है तो अब बुरा हो गया। क्यों बुरा हो गया? क्या 1 साल पहले तक एआई कुछ नहीं कर रहा था? हमें तो 1 साल पहले भी पता था ना एआई आएगा, डिसरप्ट करेगा। वो तो कर रहा है। बिजनेस अडेप्ट करते हैं। बिजनेस का क्या मतलब होता है? पिवट। पहले ये बिजनेस था, पिवट करके हमने कुछ और कर लिया, है ना। ऐसी होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। ज्यादातर कंपनियां सर्वाइव कर जाती हैं, जो सर्वाइव नहीं कर पाती, आई होप आप उसमें इन्वेस्ट ना कर रहे हो। कैसे होप कर पाओगे? आप खुद कैसे मेक श्योर करोगे कि भाई आप उस नाव में नहीं हो? आप एक कंपनी की जगह 10 कंपनी में ले लो। 10 कंपनी में से मैं कह रहा हूं 7 मर जाएंगी, 3 सर्वाइव कर जाएंगी। जो मर जाएंगी वो इतना पैसा लेकर के नहीं जाएंगी, जो सर्वाइव कर जाएंगी वो ग्रो कर जाएंगी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर आप बेसिकली समझोगे मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको जो देखना चाहिए वो है सैटेलाइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। और मैं पर्सनली खुद भी ऐसे ही काम करता हूँ। सैटेलाइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग कहती है कोर स्ट्रेटेजी एसेट एलोकेशन। इसका क्या मतलब है? भाई सेफ कोर है। कोर क्या है? कोर है स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ, बैलेंस, डिफेंसिव। कोर में आ जाएंगी 100 इक्विटीज। मतलब क्या हो गया? कोर हो गया आपका, मान लो गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो गया कोर। जैसे मैंने बताया 5 से 10% मैं अब धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इकोनॉमी के हाल बुरे हैं और गोल्ड एक हेज का काम करेगी। मेरे पास कितने पड़े पैसे? 90%। मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आ गया मेरा कोर। मेरे कोर में क्या आ गया? लेट सपोज मैं लार्ज कैप कंपनी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। म्यूचुअल फंड के लेवल पर लेते हैं, समझाना भी आसान होगा, दिक्कत भी नहीं हुई ज़्यादा, ठीक है। ये मेरे पोर्टफोलियो का हो गया भाई मान लो 20% के आसपास, ठीक है। अब बोलोगे लार्ज कैप क्यों नहीं लिया? भाई लार्ज कैप की जरूरत ही नहीं है, फ्लेक्सी कैप में आपको पूरी चीजें मिल रही, फंड मैनेजर पे भरोसा करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसके बाद मान लेते हैं हमारे पास आ गया मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप में हमने डाल दिया मान लो 30% अपना पैसा। अब बोलोगे स्मॉल कैप में 30% क्यों नहीं डाला? अरे भाई मिड कैप और स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में सिमिलर ही रिटर्न्स देते हैं, ये मैंने आपको डेटा के साथ प्रूफ करा हुआ है। जो नहीं देखा वो देख ले जा करके। फिर बचा मेरे पास भाई और 20%, वो मैंने डाल दिया स्मॉल कैप के अंदर, ठीक है। तो कितना हो गया? 50 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 70। 70 + 10 कितना हो गया मेरे पास? 80। अब मेरे पास कितने बचे भाई? 20% पैसे बचे हैं ये मेरे पास, ठीक है। अब 20% जो पैसे बचे हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम थोड़ा पैसा एआई में डाल देंगे, थोड़ा पैसा हम सेमीकंडक्टर में डाल देंगे, थोड़ा पैसा हम डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स के अंदर डाल देंगे, थोड़ा पैसा हम आर्बिट्राज कर लेंगे, ठीक है। ये 20% का ही पार्ट है, जिसमें से हमने 15% इन्वेस्ट कर दिया और 5% मैंने कैश रख लिया कि भाई जब गिरेगा अपॉर्चुनिटी तब इन्वेस्ट कर देंगे। अब ये 15% का गेम है। अब जो ये अल्फा आपके लिए निकालेगा, ये ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है ये आपके लिए मान लेते हैं
ईयर ऑन ईयर अगले 10 साल के अंदर अल्फा निकाल देता है 12 से 15%। हाइपोथेटिकल ज़्यादा कम दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन, इकोनॉमी, जो ज़्यादातर लोग नहीं समझना चाहते। अभी कुछ बोल दो कि भाई इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही तो आधे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट एनी हाउ 12 से 15% हमारी एक्सपेक्टेशन है अगर इकोनॉमी अच्छा करती रहती। कोई गारंटी नहीं, ऑब्वियस रीजंस। अगर इकोनॉमी खराब करती है, डॉलर मर जाता है, 100 चीज़ें हो जाती हैं, तो ये चीज़ मर जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ़ायदा कितना है। सबसे पहला, अगर मेरा इक्विटी मर जाता है, मान लो तबाही आ गई अगले 10 साल में और डॉलर मर गया, कौन बचाएगा? ये जो 10% गोल्ड है ना मेरा, ये मेरे 80% पोर्टफोलियो को बचा लेगा। क्यों बचा लेगा? अगर 80% पोर्टफोलियो मर रहा है तो गोल्ड भागता हुआ दिख जाएगा। अगर इंडियन रुपया भी 80% गिर जाए हाइपोथेटिकली, तो भी जो मेरा गोल्ड है ये 80% को बचा लेगा। हैज कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई दुनिया में एकदम सब कुछ शांत हो जाए और जो मेरा गोल्ड है वो 90% गिर जाए, तो मेरी इक्विटी जो 80% है वो मेरे गोल्ड के पोर्टफोलियो को बचा लेगी। इसको कहते हैं हैज, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी ज़्यादातर लोग नहीं बताते, तो एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक चीज़ गिरेगी दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, इस हिसाब से आपको देखना होता है। तो यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो बचा लिया। अब ये जो 15% है, इसके ऊपर मैं 2% और अल्फा कैसे ऐड कर सकता हूँ? अपने 15% को अलग अलग टेक में, डेटा सेंटर में, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करके फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई वर्स्ट के सिचुएशन में मेरा 15% नहीं चलेगा या मर जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको मेरा 80% बचा लेगा। लेकिन गलती से अगर मेरा 15% चल गया तो ये मेरे अल्फा को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बचा देगा। एग्जांपल दे देता हूँ, ये जो मेरा पैसा था इस इनिशियली, ये जो हम लोगों ने लगाया था, ये सेफ में पड़ा हुआ है, ये चलता जा रहा है। अपने जो SIP है, बाकी चीज़ें, ये चलती जा रही है। बैंक्स के अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमने बोला भाई क्यों नहीं करना चाहिए? उन्होंने बोला ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमने बोला ये तो 5 साल से नहीं चला, मतलब डर्ट चीप प्राइस पे मिल रहा था। हमने बोला हम तो खरीदेंगे। आज की डेट के अंदर भाई साहब ये जो 15% था, इसने मेरे पोर्टफोलियो को इतना अल्फा दे दिया है कि भाई मैं बचा हुआ बैठा हूँ, मैं आज भी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ हवाई वाली बातों पे जाओगे, न्यूज़ को देख करके इन्वेस्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। स्मॉल कैप में आपको स्विंग का ऑप्शन मिलता है, नीचे खरीदो ऊपर बेच दो। आप बोलोगे भाई ये चीज़ करना तो बड़ा मुश्किल है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। सिंपल सा रीज़न है भाई, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, अरे 2 दिन पहले बोला था स्मॉल कैप गिर गया। अरे भाई गिरेगा क्यों नहीं? वहाँ पे एक चीज़ और देख लेना, वहाँ पे मैंने बताया था कि डाउन ट्रेंड है यहाँ पर, ठीक है, डाउन ट्रेंड ये भी देख लेना, वहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, अब सीन क्या है, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आकर के सपोर्ट ले लेगा, हम फिर इन्वेस्ट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर के सेल कर देंगे, नहीं हुआ तो भाई 15% डाउन हम देख रहे हैं, 15% के बाद वापस रिकवर कर जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर 1 साल के अंदर, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ और मेरे को एक स्विंग भी मिल जाए, ठीक है भाई, 30% का स्विंग मिल जाएगा, इसके लिए क्या मैं रिस्क नहीं लूँगा? भाई बिना रिस्क के तो आपको कुछ ही नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचो मैं आज इन्वेस्ट करूँ कल से ऊपर हो जाए, भाई साहब ऐसा दुनिया में होता ही नहीं है कि आप आज इन्वेस्ट करो कल से ऊपर हो जाए। आप जिस दिन खरीदोगे उसके अगले दिन तो मरना ही मरना है, ये तो आप मान करके चलो। जिस दिन आप खरीदोगे उसके अगले दिन मर जाएगा। ये तो कहावत है ना कि भाई अंबानी जी को बर्बाद करना है, क्या करो, 2 स्टॉक खरीद लो उनके, अगले दिन गिर जाएगा उनका स्टॉक, ठीक है। तो इसी वजह से इतना टेंशनबाजी लेकर के नहीं चलनी होती। जहां पर इन्वेस्ट करो रीजन समझो, चीजें गिरती हैं, चीजें उठती हैं, ये तो बस नंबर्स हैं। अब मैं आपको इसके पीछे 5 रीजन बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन कि भाई साहब जो रुपया है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, इस वजह से और गिरेगा, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। दूसरा रीजन जो ट्रेड डील है उसका जो पेपर सामने निकल के आया है, ये तो डील लग भी नहीं रही, तो कॉम्प्रोमाइज लग रहा है इंडिया के लेवल पर, ठीक है। अब ये डील कब एग्जीक्यूट होगी कब नहीं होगी अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। ट्रंप ने पहले कुछ बोला फिर कुछ बोला, वो जो $500 बिलियन की ट्रेड थी 5 साल की वो हटा दी है, तो ट्रंप भी खुश नहीं लग रहा। तीसरी दिक्कत अगर मैं बता दूं, हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड नहीं आ रही है ना, उसको लोग, उस डेटा को लोग मान ही नहीं रहे, तो ये भी एक दिक्कत है। चौथी दिक्कत बता दूं, एफआईआई ने प्रॉफिट बुक करी है रिसेंट रैली के बाद। तो ऐसी दिक्कतें तो मैं आपको गिना दूंगा, लेकिन ये दिक्कतें तो शॉर्ट टर्म की हैं। शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म में ही करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो न्यूज़ बेस इन्वेस्टिंग कर रहे हो आप। अगर आप कम से कम एक साल से 2 साल नहीं रख सकते, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एसेट खरीदा है आपने, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप एक आईटी इंडेक्स खरीद रहे हो और आप ये कह रहे हो कि भाई कल से चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल मत खरीदना। क्यों नहीं चलेगा कल से? अरे भाई एक डाउन ट्रेंड की चीज़ है, ट्रेंड लाइन। अब देखो एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, आपके सामने ही है। अब कोई चीज़ मान लो गिर रही है, ये स्मॉल कैप है, हाइपोथेटिकली ये गिर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है इस सिचुएशन में, कॉमन सेंस है कि जब ये गिरेगा तो कंसोलिडेट करेगा, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। फिर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कंसोलिडेशन कहाँ मिल रहा है? अगर मैं आपको निफ्टी आईटी के अंदर दिखाऊं, निफ्टी आईटी इंडेक्स को अगर आप उठ करके देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले जोन में ये गिरावट देखने को मिली, कंसोलिडेशन हुआ, एक अप मूव गया, फिर गिर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, फिर ऊपर चला गया, फिर गिर गया,
ठीक है, अब यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन होगी, फिर ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो लोग बोलेंगे अरे वाह 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 सब सही हो गया। जब ये गिरना शुरू कर देगा यहाँ पर, तब बोलेंगे भाई एआई ना करके बर्बाद कर दिया। एआई तो बर्बाद कर ही रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो हमें पता नहीं है। तो नॉर्मल, ये तो नोन फैक्ट्स है ना। अब चीज़ों को प्राइज इन कर लिया। अगर आप इसी गेम को 10 दिन तक खेलते रहोगे, एआई गिरा देगा, एआई गिरा देगा, नहीं एआई गिरा देगा। जब तक ये बात थी, जब तक ये हो गया, अब गिर गया, जो एआई गिराना था वो गिर चुका है, अब कुछ नहीं होगा। बेसिकली जॉब डेटा सही आने से यूएस का इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? जॉब डेटा यूएस का सही आया, मतलब क्या है? अब इंटरेस्ट रेट यूएस में नहीं गिरेंगे। अब इंटरेस्ट यूएस में नहीं गिरेंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई नए प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे। सिंपल इकोनॉमी, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सस्ते प्राइस पे लोन मिलेगा तो आप भी घर खरीदोगे, सस्ते प्राइस पे लोन नहीं मिलेगा तो आप भी घर नहीं खरीदोगे। यही चीज़ यूएस में हो रही है। सस्ते प्राइस पे लोन मिलेगा तो वो नए नए प्रोजेक्ट बनाएंगे, इंडिया को ज़्यादा सर्विस करने के लिए देंगे। सस्ते प्राइस पे लोन नहीं मिलेगा तो भाई वो भी प्रोजेक्ट को होल्ड करेंगे। दूसरी चीज़ क्या हो गई है यहाँ पे कि भाई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं कर रही कंपनी। पहले कंपनी आती थी 5 साल की कमिटमेंट के साथ। जब हम आईटी में जॉब करते थे तो उस समय पे एक एक प्रोजेक्ट 7-7 10-10 साल चलता था। आज की डेट में कंपनी कह रही है भाई एक एक साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हर साल रिन्यू करेंगे। मतलब क्या है, जो लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन थी वो अब डाइसी हो गई है कि भाई आएगा नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क लग गया वहाँ पे। और स्टॉक मार्केट को क्या पसंद नहीं है? क्वेश्चन मार्क। स्टॉक मार्केट को पसंद है भाई तू नहीं ग्रो कर पा रहा, कोई बात नहीं, बता दे मुझे, मैं गिर जाऊंगा। तू ग्रो कर पाएगा, बता दे मुझे, मैं ऊपर चला जाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि मुझे पता ही नहीं आने वाले टाइम पे क्या होगा। तो शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन मार्क का मतलब स्टॉक मार्केट समझती है गिरा दो, तोड़ दो, अच्छा आएगा तो चढ़ा देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइज इन करना। ये भी अगर आपको नहीं पता तो भी दिक्कत है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। अदरवाइज ये जो गिरावट है, चढ़ावट है, इसको देख करके खुश होते रहोगे, मंडे को दोबारा गिर जाएगा, मंडे को बोलोगे फिर से गिरावट होगी क्योंकि एफआई बेच करके चले गया या एफआई ने खरीद लिया तो ऊपर चला गया। बेसिक बिजनेस मॉडल एनालिसिस कहते हैं इसे, आपको करनी चाहिए। जितना आसानी से कर पाओगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।